जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आप सभी का वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मांगलिक दोष के बारे में चर्चा किया। कब मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए, किन परिस्थितियों में, उसकी चर्चा की। और साथियों, जैसा हम जानते हैं कि विवाह में गुरु ग्रह की बहुत अधिक महत्ता है। खास करके जो कन्याएं हैं, जो स्त्री जातक है, उनके लिए तो जो गुरु हैं पति के कारक होते हैं। और यदि गुरु उनकी पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति पे हैं तो निश्चित ही उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुखद होता है और उनके पति की लंबी आयु होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनको संतान की प्राप्त होती है और धन आदि का सुख रहता है उन्हें अपने जीवन में। तो साथियों, ये जो गुरु ग्रह हैं, इनकी इतनी अधिक इम्पोर्टेंस है कि जब विवाह का मुहूर्त होता है उस समय गुरु ग्रह गोचर में अस्त तो नहीं है, इसका भी विद्वान देखते हैं। और यदि गुरु ग्रह अस्त है उस समय गोचर में तो विवाह के लिए मना कर दिया जाता है। साथियों, जो गुरु ग्रह हैं वो यदि मंगल के साथ होते हैं या मंगल पर उनकी दृष्टि होती है तो फिर वो मंगल की अशुभता को कम कर देते हैं और जो मांगलिक दोष है उसका परिहार हो जाता है। साथियों, आगे चलकर हम बहुत सारे परिहार समझेंगे जो कि मांगलिक दोष को काटने का उपाय बताया गया है और बहुत सारे परिहार बताए गए हैं जिससे मांगलिक दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो साथियों, आज हम समझेंगे कि आखिर गुरु इतना क्यों महत्वपूर्ण है और गुरु ग्रह में ऐसी क्या खासियत है जिसे उसे विवाह के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। तो साथियों, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप लोग के साथ बढ़ना चाहूंगा जो मैं आप लोग के समक्ष में शेयर करता हूं। तो साथियों, विवाह में गुरु का महत्व क्यों है ये हम समझेंगे। तो साथियों, जैसा हम जानते हैं कि गुरु एक परम नैसर्गिक सुग्रह है। गुरु हमारे धन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु हमारे भाग्य का कारक है, सभी धार्मिक कार्यों का कारक है गुरु। गुरु हमारे गुरुजनों का कारक है और गुरु आशीर्वाद का कारक ग्रह है। काल पुरुष की पत्रिका में नवम भाव का स्वामित्व होने के कारण ये गुरु को धर्म के लिए कारक ग्रह माना गया है। गुरु हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और गुरु के बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और नवम भाव का स्वामित्व प्राप्त होने के कारण ही गुरु को भाग्य का कारक भी कहा गया है। गुरु हमारे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और हमारे बड़े भाई के भी कारक ग्रह हैं। गुरु जो पत्रिका में दूसरे भाव, पांचवें भाव, नौवें भाव और 11वें भाव के कारक होते हैं, ये सभी की पत्रिका में इन भावों के कारक हैं। जो कि दूसरा भाव धन का भाव है, पांचवा भाव संतान का भाव है, नवा भाव धर्म का भाव है, हमारे सभी धार्मिक कार्यों का, हमारे भाग्य का, और 12वां भाव हमारे मोक्ष का भाव है और हमारे धार्मिक कार्यों के लिए जो खर्च करते हैं उससे संबंधित सभी बातों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं, जिसका की कारक गुरु ही है। स्त्री जातक की पत्रिका में गुरु की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि गुरु पति के कारक होते हैं। इसलिए कोई भी स्त्री हो या कन्या हो, उसकी कुंडली में यदि गुरु बहुत अच्छा है तो उसे निश्चित ही अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा और पति का सुख प्राप्त होगा। और गुरु के अच्छे होने से उसके पति की लंबी आयु होगी। इसीलिए किसी भी स्त्री जातक की पत्रिका में गुरु का बलवान होना और शुभ स्थिति में होना और शुभ प्रभाव में होना बहुत जरूरी है। साथियों, जब गुरु ग्रह गोचर में अस्त होता है तो इसीलिए विवाह आदि के लिए मना कर दिया जाता है। और काल पुरुष की पत्रिका में
गुरु नवम भाव और 12वें भाव का स्वामित्व रखता है। गुरु धनु राशि और मीन राशि का स्वामी होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। साथियों, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसलिए गुरु की जो दृष्टियां हैं बहुत शुभ मानी गई हैं। जिस स्थान पर भी गुरु की दृष्टि होती है उस स्थान से संबंधित बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि उस भाव का स्वामी और कारक बलवान हो और गुरु की भी दृष्टि हो तो निश्चित ही उस भाव से संबंधित बहुत अधिक अच्छे फल प्राप्त होते हैं। साथियों, इसलिए कहा गया है कि गुरु जहां देखता है उस भाव के अच्छे फल करता है और जहां बैठता है उस भाव के उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। यह उसी तरह है जैसे दीपक जिस स्थान पर होता है तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। इसीलिए कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। तो गुरु जिस स्थान में बैठता है उसकी उतनी भले अच्छाई ना कर सके, लेकिन जहां देखता है उसका निश्चित ही बहुत अच्छा फल करता है। साथियों, हम और आप सोचते हैं कि कई लग्न वालों के लिए गुरु अकारक होता है, खास करके तुला लग्न वालों के लिए और वृषभ लग्न वालों के लिए जो गुरु है उसे अकारक कह देते हैं लोग। लेकिन भावार्थ रत्नाकर का यह श्लोक बताता है कि किसी भी लग्न वाले के लिए गुरु को अकारक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक के साथ तुला लग्न पर इसकी चर्चा कर दी है। कहा गया है कि तुला लग्ने तू जातस्य शनिर्योग प्रदो भवेत, तृतीय षष्ठ नाथो अपि गुरुर्योग प्रदो भवेत। तो साथियों, यह श्लोक बताता है कि तुला लग्न वालों के लिए शनि तो योगप्रद होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बहुत अधिक योगप्रद तुला लग्न वालों के लिए होता है। लेकिन तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर गुरु भी योगप्रद कहा गया है। साथियों, इसका कारण ये है कि गुरु कई चीजों का कारक है। हमारी पत्रिका में कई भावों का कारक है और गुरु जहाँ बैठता है वहां से उसकी 3 दृष्टियां भी होती है, तो उसकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है। इसलिए गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु हमारे भाग्य का कारक है, गुरु हमारे बड़े जनों का कारक है, गुरु हमारी संतान का कारक है, स्त्रियों के लिए गुरु पति का कारक है। इसलिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है और इसीलिए हर लग्न वालों के लिए ही गुरु को युगप्रद कहा गया है। क्योंकि यदि गुरु खराब होगा तो इतनी सारी चीजें जो है सब बिगड़ जाएंगी। इसलिए गुरु एक परम नैसर्गिक शुभ ग्रह है और हर लग्न वालों के लिए उन्हें शुभ मानकर ही चलना चाहिए। इवन यदि हम ऋषभ लग्न वालों की भी बात करें तो गुरु अष्टम भाव का स्वामी होता है और एकादश भाव का स्वामी होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि बलवान रहेगा तो हमारी आयु अच्छी होगी। एकादश भाव का स्वामी बलवान रहेगा तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इसलिए गुरु को एक अच्छा योगप्रद ग्रह ही मानकर चलना चाहिए और जब तक वो पत्रिका में खराब स्थान पे ना हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तब तक गुरु के रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं। तो साथियों, इसलिए गुरु को कभी भी अकारक कह देना अच्छी बात नहीं होगी। तो साथियों, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आप लोग के समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें पत्रिका में गुरु पीड़ित है। तो यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में बैठा है और गुरु मकर राशि में बैठा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मकर राशि गुरु की नीच राशि होती है। तो नीच राशि में बैठने बैठा है और अष्टम भाव में बैठा है। तो साथियों, अष्टम भाव में तो कोई भी ग्रह जाने से अपने कारकत्वों के फलों की हानि कर देता है। चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, उससे संबंधित जो अच्छे फल प्राप्त होने हैं उसमें कमी आ जाती है। और यहाँ पर गुरु तो नीच राशि का भी बैठा है और गुरु साथ में राहु केतु के एक्सिस में बैठा है, इसलिए और अधिक पाप प्रभाव में भी आ गया। साथ में यहाँ पर गुरु पर मंगल की दृष्टि है। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है। जहां मंगल बैठता है वहां से गिनना प्रारंभ करके 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि मंगल की गुरु पर आ रही है। और यहाँ पे जो शनि बैठा है वो अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो दो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का या दो नैसर्गिक पाप ग्रहों का दृष्टि भी गुरु पर आ रहा है। तो ऐसा गुरु बहुत पीड़ित हम कहेंगे। और ये जो गुरु है जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो गुरु से संबंधित जितने भी फल मिलने वाले हैं वो सब
खराब हो जाएंगे और विपरीत फल भी हो सकते हैं। इस पत्रिका में तो गुरु सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख देखते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख देखते हैं। और ऐसी लग्न वालों के लिए यहाँ पर मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न वाले के लिए गुरु जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और इस तरह यदि इस स्थिति में आ जाएं तो सप्तम भाव के कारक भी हैं स्त्री जातक की पत्रिका में, तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आ जाएगी। और यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र है, जो 10th हाउस है, यहाँ कार्य क्षेत्र के लिए बताया जाता है, तो इसके भी स्वामी हैं और अपने से एकादश में जरूर गए हैं, लेकिन लग्न से अष्टम स्थान में जाने के कारण निश्चित ही कार्य क्षेत्र में भी जातक को परेशानी होगी। और दो दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तो कार्य क्षेत्र में अस्थिरता ऐसे जातक की निश्चित रहेगी। तो साथियों, ये जो मैंने है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो साथियों, पत्रिका में बलवान गुरु को कैसे समझेंगे? तो यदि गुरु षडबल में बलवान हो और नवमांश पत्रिका में गुरु अच्छी स्थिति में हो, तो यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाई है और यहाँ पर गुरु की स्थिति को दिखाया है। यहाँ पर गुरु नवम भाव में बैठा है। नवम भाव उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण है। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और गुरु यहाँ पे नवम भाव में बैठा है, जो सबसे अच्छा त्रिकोण भाव है, सबसे अच्छा शुभ स्थान है। तो यहाँ पर गुरु बैठा है, और गुरु यहाँ पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में बैठा हुआ है। तो पहला तो गुरु नवम भाव में बैठा है, जो कि बहुत अच्छा भाव है। दूसरा अपनी ही राशि का बैठा है, तो ये और अच्छा हो गया। फिर साथ में गुरु एक नैसर्गिक सुग्रह शुक्र से दृष्ट है, इसलिए गुरु पर एक सुप्रभाव भी आ गया। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और गुरु बलवान है। और यदि गुरु नवमांश वगैरह में भी अच्छा हो, षडबल में भी अच्छा हो, तो ऐसे गुरु की दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा जातक को फल प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु नवम भाव का यहाँ पे स्वामी है। तो जातक का बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा उसका, और बहुत अच्छा धार्मिक कार्यों में भी वह अपना खर्चा करेगा, और विदेश वगैरह में भी घूमने जा सकता है। तो साथियों, ये जो गुरु है उसकी स्थिति पत्रिका में देखना बहुत जरूरी है। और जितना अच्छा गुरु होगा, उतना अच्छा किसी भी स्त्री जातक के लिए वैवाहिक जीवन सुखद पूर्ण रहेगा। सप्तम भाव सप्तमेश कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन यदि दाम्पत्य का जो स्त्री जातक के लिए जो कारक गुरु है, खास करके पति का कारक है, यदि वो अच्छा है, तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। लेकिन सप्तम सप्तमेश और कारक गुरु तीनों ही बलवान हो, तो फिर कहने ही क्या। ऐसे जातक जातक जातिका की पत्रिका में फिर तो बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि पति और संतान का सुख निश्चित ही उसके लाइफ में है। तो साथियों, मिलते हैं आगे हम, और क्या क्या जो चीजें हैं जो मांगलिक दोष को कम करती हैं और क्या क्या परिहार हो सकते हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाले नए वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को, वैदिक इनसाइट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।